वेलकम दोस्त। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑप्शनल बीपीएससी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव एवं उसके विस्तार का वर्णन। हमारा सिलेबस यहीं से प्रारंभ होता है। बहुत बड़ा शब्द है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उद्भव एवं विस्तार, ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये प्रारंभ करने से पहले यहां पर एक शब्द आ रहा है, उसको जानना हमारे लिए काफी अनिवार्य होता है। दो शब्द है, इनको जानने से पहले दो शब्द हैं। एक होता है सभ्यता और एक होता है संस्कृति। क्या होता है सभ्यता और क्या संस्कृति, ये लोग आप जानते हैं क्योंकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी इतिहास विषय को लेकर के। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सभ्यता ये कहते हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन क्या है। देखिए ये शब्द जो है, पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्राचीन काल में जनों की, राजाओं की एक सभा होती थी जिसमें सभी लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे। वही सब, ठीक है, यहीं से क्या होता है, सभा क्या हुआ, विकसित हुआ। टेक्निकली मैं समझा देता हूं, विकसित हुआ। देखो मानव समाज की बाहरी एवं भौतिक उन्नति है, विकसित हुआ। बाद में सभी लोग होने लगे, इसमें शामिल होने लगे, तो सभ्यता बना। तो सभ्यता क्या है, सभ्यता मानव जीवन की, मानव समाज का एक भौतिक एवं बाहरी उन्नति है, जिसमें आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, वैज्ञानिक उपलब्धियां समाहित है। यह है सभ्यता। इसमें क्या है, भौतिक उपलब्धियां, यानी भौतिक उन्नति। ऐसा भौतिक उन्नति ही सभ्यता है। इस भौतिक उन्नति में मैंने क्या कहा, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक उन्नति, ये सभ्यता है। यानी ये जो उपलब्धियां हैं ये सभ्यता है। और सेकेंड मैंने क्या कहा कि संस्कृति। संस्कृति का संबंध, इसका संबंध हमारे संस्कार से है। इसका संबंध हमारे संस्कार से है। यानी जीवन मूल्यों को स्थापित करना ही संस्कार यानी कि संस्कृति है। जीवन मूल्यों को स्थापित करना, जीवन मूल्यों को स्थापित करना ही संस्कार है। यानी जीवन को सुंदर बनाना। आपके पास सब कुछ है, आप आर्थिक रूप से उन्नत हैं, सामाजिक रूप से उन्नत हैं, वैज्ञानिक उन्नति है, लेकिन जीवन आपका सुंदर नहीं है। जीवन सुंदर कब होता है, हम जब सांस्कृतिक रूप से हम डेवलप्ड होते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या गया, एक बौद्धिक प्रयास। जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया गया एक, यह क्या है, बौद्धिक प्रयास ही हमारा संस्कृति है।
जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नैतिकता की बात करते हैं, मोरालिटीज की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं। इसमें हम आध्यात्मिक बात करते हैं, इसमें हम आध्यात्मिक बात करते हैं। इसमें भौतिक बातें नहीं हो रही है। भौतिक उपलब्धि क्या है, सभ्यता, और गैर भौतिक उपलब्धि ये कह सकते हैं यहां पर, ये क्या हो गया, गैर भौतिक उपलब्धि। यहां पर हम नैतिकता की बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। यहां पर हम यानी संस्कृति की बात करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास ही संस्कृति, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास ही, आध्यात्मिक नैतिक विकास ही क्या है, संस्कृति है। जिसमें सभी बातों हम जोड़ सकते हैं। इसमें हम जोड़ सकते हैं हमारे रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं को भी हम अपने संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। यही है, दोनों में क्या है, अंतर हो गया। ये हो गया सभ्यता और ये है संस्कृति। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहां पर सभ्यता सभ्य शब्द से उत्पत्ति है। पहले जनों राजाओं की सभा होती थी, जहां पर वो लोग आते थे, इसलिए सभ्य कहा गया। इसी सभ्य शब्द से सभ्यता आया, जिसमें हमारी भौतिक उन्नति की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक उन्नति उपलब्धि ही सभ्यता है। और देख लिए यहाँ पर संस्कृति में हम गैर भौतिक बात करते हैं, यानी संस्कृति एक संस्कार से है, जहाँ पर जीवन मूल्यों को स्थापित करना होता है, यानी जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया गया एक बौद्धिक प्रयास है, जिसमें हम नैतिकता, आध्यात्मिक, रीति रिवाज एवं प्रथाओं की बात करते हैं। यह हो गया सभ्यता एवं संस्कृति। क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ें, हो सकता है इंटरव्यू में ये शब्द आपका आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो हमारी तैयारी तो ऐसा होना चाहिए जो इंटरव्यू तक काम करे और इंटरव्यू के बाद भी काम करते रहे अपने जीवन के मूल्यों में। तो अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक में जो वर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दो सभ्यता संस्कृति से दो चैप्टर बनता है एंशिएंट में। यदि शॉर्ट में मैं ब्रीफ में समझा दूं तो दो चैप्टर बनता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति से क्वेश्चन है। उसके बाद धर्म से क्वेश्चन होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, साम्राज्य से। तो साम्राज्य से कहां से, मौर्य और गुप्ता, मेंस में, मुख्य परीक्षा में। यदि इतना को ही कवर कर लें तो हम क्वेश्चन से लिख डालेंगे, क्वेश्चन कवर हो जाता है। बिल्कुल टेक्निक में बता रहा हूं, हमें डरना नहीं है, मैं बिल्कुल पास करने का टेक्निक बता रहा हूं। हम लोग कोई इतिहासकार बनने नहीं जा रहे हैं, अब ना बनना है हमें फाइनली सिलेक्शन लेना है। टारगेट रिजल्ट ओरिएंटेड में बात कर रहा हूं, रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, सफलता की बात कर रहा हूं। हमें इतिहासकार नहीं बनना है, स्कॉलर नहीं बनना है। इस दिमाग से इस बात को निकाल दो आप। मैंने क्या कहा, सभ्यता संस्कृति से दो चैप्टर कवर होता है बीपीएससी में। कौन कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज, यहां से एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद धर्म की बातें होती है, तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, इसको कवर करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन से बनता है। उसके बाद क्या होना है, साम्राज्य से क्वेश्चन, तो खास करके दो, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, और बहुत सारी बातें, अन्य देशों से संपर्क, विदेशी आक्रमण, ठीक है। यदि हम इतना ही कवर कर लें, और प्राचीन भारत में विज्ञान टेक्नोलॉजी की बात, उसको कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं, तो यहां से सेक्शन ए से जो क्वेश्चन होता है तो हम 100% कवर कर लें, लिख लोगे आप। इससे अधिक के माया जाल में फंसने की हमें आवश्यकता भी नहीं है।
ठीक है, बहुत लंबे चौड़ा जाने की जरूरत नहीं, खास के बीपीएससी में। तो चले अब हम इस पर कुछ चर्चा करें। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, इस शब्द का यूज करने वाले जो इतिहासकार थे, सबसे पहले जॉन मार्शल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन उससे पहले ही, जॉन मार्शल से पहले, जॉन कनिंघम भारतीय आर्कियोलॉजिकल के हेड बनकर के आए थे। उन्होंने इस दिशा में काम किया था। और उससे पहले ही, बहुत पहले, 1826 ईस्वी से की बात मैं कर रहा हूं, मार्सवेन का निकाय इस साइट पर गया था, हड़प्पा साइट पर गया था। उसके बाद जॉन कनिंघम की भी नजरें आई थी, लेकिन उस समय तक इसके बारे में प्रयास नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत प्रयास हुआ जब उस क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जाने की बात चल रही थी, उसके उत्खनन की बात हुई, तो यहां से कुछ एविडेंस मिलना प्रारंभ हो गया था। फिर भी उस पर उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। लेकिन उल्लेखनीय कार्य तब होता है कि जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के हेड बनकर के आए। उन्होंने इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास किया और उनको सफलता भी मिली। और उन्हीं के प्रयासों से दयाराम साहनी जो हड़प्पा जगहों से वैज्ञानिक एविडेंस प्राप्त हुआ। तो हमारे इतिहास में एक मान्यता है, एक बात जान लें, साथ साथ यहां पर दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। हमारे इतिहास में एक मान्यता है कि जहां से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है, उसका वैज्ञानिक पुष्टिकरण होता है, उसके नाम पर भी उस सभ्यता का नामकरण कर दी जाती है। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यहां से हमें ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। देखो, जब हम मेंस परीक्षा लिखते हैं तो इतिहास में बहुत सारे डेट होता है, तो वो डेट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डेट अधिक लिखने की आवश्यकता मुख्य परीक्षा में कभी नहीं है, और उसके पीछे हम लोग जाए भी नहीं, हमारे लिए उपयोगी साबित होगा भी नहीं। अब देखिए, जब सिंधु सभ्यता के उद्भव की बात करते हैं तो उद्भव से पहले हम सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करते हैं। इसके बनाने वाले कौन थे, निर्माता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत प्रजाति के लोग थे। इसमें इसके जो प्रमुख प्रजातियां जो थे, इस भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाव, अल्पाइन्स एंड द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता में इन 5 प्रमुख प्रजातियों के नाम होता है: भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टिलाइड, मंगोलाव, अल्पाइन एंड द्रविड़। और इस पर अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। इसमें सबसे प्रमुख प्रजातियां जो थी, जिनकी संख्या सबसे अधिक था, भूमध्य सागरीय, इनकी संख्या सबसे अधिक था। सबसे अधिक प्रजाति के लोग जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भूमध्य सागरीय ही थे। अब जैसे कि बहुत सारे इतिहासकार हैं, इसे डॉक्टर गुहा कहते हैं कि मंगोल, ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन
ये मिश्रित थे। इस सभ्यता के निर्माण में इनका योगदान था। जैसे कि रंगनाथ राव जैसे इतिहासकार इस बारे में लिखते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता बहुप्रजातीय थे, लेकिन साथ साथ आर्यों का भी एक समूह था जो इस सभ्यता के निर्माण में उनका योगदान रहा। जी गार्डन जैसे इतिहासकार का मानना है ये सुमेरियन सभ्यता का योगदान था। डॉक्टर व्हीलर का कहना है कि द्रविड़ों का योगदान था। और मान्य मत के रूप में जो लिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बनाने में किसका योगदान है? द्रविड़ का योगदान है। द्रविड़ का योगदान को मान्य मत के रूप में अधिकांश इतिहासकार इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस समय भारत में इन क्षेत्रों में द्रविड़ लोग थे। उनका एविडेंस हमें प्राप्त है, क्योंकि इनका सोर्सेज जो है, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि इसके जो मोहरे जो प्राप्त हैं, इसके जो लिपि जो प्राप्त है, पिक्टोग्राफिक लिपि जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, उस लिपि को पढ़ने में अभी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस पर काम आज भी चल रहा है। इतना सफलता प्राप्त है उस आधार पर यह माना गया और उसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन भी किया गया है। चलिए अब तो ये हम लोग पढ़े। अब देखिए सभ्यता के उद्भव, ये बेसिक बात का मैंने यहाँ चर्चा कर दिया। निर्माता कौन थे आगे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्भव की बात करते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा के ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सभ्यता का स्वरूप विकसित था, इसमें से कोई दो मत नहीं। सभ्यता का स्वरूप जो था, नेचर जो था, काफी विकसित था, परंतु इसका आरंभ कैसे हुआ जो काफी विवादास्पद बना हुआ। मैंने क्या कहा? इसका स्वरूप जो था विकसित था, लेकिन आरंभ कैसे हुआ एक यह विवाद का विषय हमेशा से रहा है। कोई बात नहीं, हमें उस विवाद में पढ़ना भी नहीं है, हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। उस विवाद से हट करके हम लोग काम करें। देखिए मैंने कहा था इसके उद्भव के बारे में नाम आया था, जॉन मार्शल का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय है। जॉन मार्शल ने जो उत्खनन किया, उनके गाइडलाइन में जो उत्खनन की गई थी मोहनजोदारो से, हड़प्पा सभ्यता का जो एक प्रमुख साइट माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के 7 लेयर्स, देखो उद्भव के बारे में बता रहा हूं। मोहनजोदारो से, इन मोहनजोदारो से जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, यहां से नगर निर्माण के 7 लेयर्स यानी 7 स्तरीय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बारे में, यानी भवन निर्माण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। 7 लेयर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। 7 लेयर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में जो देखा गया है, जैसे हम इसको डिवाइड कर दे, बांट दे, तो प्रारंभिक जो काल है, प्रारंभिक समय में केवल 1, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के मध्यकाल में 3, और अंतिम चरण में हमें 3 स्तरीय साक्ष्य हमें प्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि अब क्या करेंगे, अब इसका विश्लेषण यदि हम करें, मैं बिल्कुल आउटलाइन खींच रहा हूं आप लोग के सामने, यदि इसका हम स्पष्टीकरण करें तो इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता अचानक उत्पन्न नहीं हुआ। सभ्यता अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, इसके पीछे विकास की एक
बहुत लंबी प्रक्रियाएं थी। जी हाँ, देखो कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन एकाएक डेवलप नहीं होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहले नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। और कोई भी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन एकाएक नहीं होता, उसके पीछे निश्चित रूप से एक विकास की लंबी प्रक्रिया होती है। उसके पहले की जो सभ्यता या युग जो था, उनका निश्चित रूप से उसके पीछे उसका योगदान होता है। यह बात क्लियर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। मैंने कहा कि 7 लेयर्स इस बात की हमें जानकारी देता है कि सभ्यता अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, इसके पीछे इसके विकास की एक लंबी प्रक्रियाएं थी। और इसके पीछे, इन उद्भव के पीछे अनेक सिद्धांत हैं। उद्भव के पीछे अनेक सिद्धांत हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग थॉट इन लोगों ने दिया है। उद्भव के संबंध में अनेक सिद्धांत, सभी इतिहासकारों के अलग अलग थ्योरी है। जैसे द्रविड़ मत की बात करें, हम एक एक बात करें, द्रविड़ मत पर क्या विचार है। इन विद्वानों को, द्रविड़ मत मानने वाले विद्वानों का मानना है कि आर्यों से पहले द्रविड़ भारत में थे। उनका लिपि भी, द्रविड़ों का लिपि भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से मिलता जुलता था। क्यों मानते हैं? क्योंकि आर्यों से पहले भारत में थे। उसी बात, और इनका लिपि आविसी के लोगों से मिलता है, इनका यह मानना है। इसके बाद इनका यह भी मानना था, द्रविड़ मत मानने वाले विद्वानों का यह भी कहना है कि इनके धार्मिक क्रियाकलापें जैसे कि लिंग एवं योनि की पूजा, मातृदेवी की पूजा, शिव की पूजा द्रविड़ लोग भी करते थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे। इसलिए दोनों के धर्मों में समानताएं हैं, लेकिन दोनों के स्वरूप में, धार्मिक क्रियाकलाप में समानताएं हैं। लेकिन भैया बात ध्यान रखना, स्वरूप में अंतर है, स्वरूप में अंतर है। अंतर क्या है? उसके बाद द्रविड़ जो थे ये ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सारी सभ्यता का प्रतीक है, तो पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। आगे चले, ये तो द्रविड़ मत हो गया। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में आर्यों का योगदान था। भाई साहब, आर्यों का क्या योगदान था? जैसे मानने वाले में जो इतिहासकार हैं, इनका कहना था कि जो आर्य लोग आए थे, तो आर्यों का आगमन भारत में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में था, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया है। यानी कि सप्त सैंधव क्षेत्र में आर्य लोग थे, वही क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भी था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अनेक नदियां, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अनेक नदियां का उल्लेख ऋग्वेद के समय में भी है, ऋग्वेद के आसपास भी है। नदियों का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। और आर्यों की जो प्रकृति है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति में अंतर है। यहां पर क्लियर कर दिया आप कि आर्यों की जो नेचर है, इनका जो प्रकृति है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नेचर है, इन दोनों के नेचर में बेटा, दोनों में काफी अंतर है।
चाहे वो धार्मिक क्रियाकलाप हो, चाहे राजनीतिक क्रियाकलाप हो, या सामाजिक क्रियाकलाप हो, या आर्थिक क्रियाकलाप हो, इन सभी में निश्चित रूप से अंतर हमें देखा गया है, देखने को मिलता है। ये तो क्या है, आर्यों का मत था। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों को मानना है कि मेसोपोटामिया, यह सभ्यता मेसोपोटामिया की देन है। मेसोपोटामिया के प्रभाव से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, यह नगरीय सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गई। इसे मानने वाले में से डीडी गोस्वामी जैसे इतिहासकार मानते हैं। इतना नहीं, हुयर चाइल्ड व्हीलर जैसे इतिहासकार मेसोपोटामिया के प्रभाव को इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास में स्वीकार भी किया है। व्हीलर जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया से लिया गया सभ्यता, लेकिन दोनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं कंपेयर कर देता हूं और मेसोपोटामिया, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस है। क्या अंतर है? लिपि में अंतर है। मौलिक अंतर क्या है दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो लिपि में अंतर है, लिपि में अंतर है। जैसे मेसोपोटामिया से यहां से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से किसी भी मंदिर के साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं है। मौलिक अंतर है। मेसोपोटामिया में भव्य एवं विशाल कब्र का उल्लेख है, लेकिन ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिल्कुल नहीं है। मेसोपोटामिया के हथियार काफी अति विकसित था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हथियार हैं वह उतने डेवलप्ड नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भवन निर्माण कला में गोलाकार स्तंभ नहीं पाया गया है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में गोलाकार स्तंभ पाया गया है। ये दोनों में मौलिक अंतर है। इस बात से स्पष्ट होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के विकास, स्वतंत्र एवं देसी संस्कृति का एक क्रमिक विकास का परिणाम है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना आप लोग गंभीरता पूर्वक, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास एक स्वतंत्र एवं देसी संस्कृति का क्रमिक विकास का एक परिणाम माना जाता है। और अन्य योगदान में जैसे कि किसी का कहना है कि बलूची ग्राम संस्कृति का योगदान, बलूची ग्राम संस्कृति का योगदान है इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माण में। तो कैसे हम कहें, इस पर मत रखने वाले इतिहासकार हैं रोमिला थापर, और एक बहुत बड़ा नाम है फेयर सर्विस जैसे इतिहासकारों ने कहा कि इंडस वैली के विकास में ईरानी बलूची ग्राम संस्कृतियों का योगदान, इनका कहना है ईरानी बलूची ग्राम संस्कृति का योगदान है, क्योंकि उन्होंने बताया कि किलीगुल मोहम्मद, राणा गुंडे, चन्हू दारो, आमरी, कोट दीजी, हड़प्पा इन यहां से पुरातात्विक प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। इस आधार पर रोमिला थापर और फेयर सर्विस जैसे इतिहासकारों का यह कहना है कि यह सभ्यता के विकास में, इसके निर्माण में, उन्नति में बलूची ग्राम संस्कृति का योगदान है। किसका? ईरानी बलूची ग्राम संस्कृति। क्यों कहा है? क्योंकि यहां से जो मैंने जगह बताया, जैसे किलीगुल मोहम्मद, जगह का नाम है
किलीगुल मोहम्मद, राणा घुंडई, राणा घुंडई, चन्हूदारो, हड़प्पा, कोट दीजी, इन क्षेत्रों से हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं। इन जैसे इतिहासकारों ने इन बात को उल्लेख किया। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, जैसे अमलानंद घोष कहते हैं कि सभ्यता के निर्माण में सोथी संस्कृति का योगदान है। ये कहने वाले कौन है? अमलानंद घोष। अब इस संबंध में क्या कहा कि राजस्थान, ये सोथी कहां पर है? राजस्थान के बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को में है। कहा कि यहां से कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, क्योंकि माना गया है कि उनका तर्क है कि कालीबंगा से हमें प्राक हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हैं, कि साक्ष्य हमें प्राप्त हैं जो हड़प्पा से मिलता जुलता है। और एक और इतिहासकार हैं जो कहते हैं ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो गणेश्वर की संस्कृति है। गणेश्वर ये राजस्थान के सीकर के आसपास का क्षेत्र, सीकर और राजस्थान। ये तो सभी इतिहासकारों का अपना अपना मत रहा, लेकिन सभ्यता के उद्भव के संबंध में जो नवीन सिद्धांत है उस पर मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस संबंध में अभी भी काम चल रहा है, इसका उत्खनन हो रहा है, इस पर अनेक रिसर्च वर्क भी हो रहा है। इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण सफलता नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने का प्रयास हो रहा है। अब उस आधार पर मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्भव के नवीन सिद्धांत, बेटा आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा होगा, पुराने बात पढ़ा होगा, नवीन सिद्धांत का उल्लेख किसी इतिहासकारों ने किसी अपने बुक में नहीं किया है। अगर कोई चैनल में यूट्यूब वाले पढ़ाते हैं। अभी जो न्यू रिसर्च है उस आधार पर मैं अभी लिख दिया हूं नवीन सिद्धांत। और नवीन सिद्धांत क्या है? उद्भव के संबंध में नवीन सिद्धांत है। एक एक पॉइंट को उल्लेख कर देता हूं। देखिए, नवीन सिद्धांत है, पहला पॉइंट, सभ्यता का विकास आंतरिक है। आप लिख लोगे अच्छे से, सभ्यता का विकास आंतरिक है। सेकेंड, देशीय विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह देशीय विकास का प्रतिनिधित्व करता है। और सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम भारत में, सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में, इस पॉइंट को आप हाईलाइट भी कर दें।